अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इनहेरिटेंस के चैप्टर से ब्लड ग्रुप सिस्टम के टॉपिक से आगाज़ करते हैं। ऐसे तो ब्लड ग्रुप सिस्टम के 30 से भी ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन इसमें दो टाइप सबसे मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक का नाम है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जबकि दूसरा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से। डियर्स, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से आगाज़ करते हैं ना, तो यकीनन आप लोगों ने सबसे पहले इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो जीन कंट्रोल कर रहा होता है, आपने पहले उस जीन को अंडरस्टैंड करना होगा। तो इधर मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप जीन। ये वो जीन है जो बेसिकली ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो जीन है ना, ब्लड ग्रुप जीन, ये बेसिकली बाय द नेचर फंक्शनली पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक जीन का मतलब ये होता है कि इस जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं। याद रखें, नॉर्मली हम ये बोलते हैं ना कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं। ये जो एलील्स है ना, ये बेसिकली जीन के वर्जन्स होते हैं, ये जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक मोबाइल होता है ना, और आप लोग देखिए नोकिया मोबाइल पर उसमें बहुत ज़्यादा वर्जन्स होते हैं। अगर आप लोग दे दी वीवो मोबाइल, इन्फिनिक्स मोबाइल, तो हर एक मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा वर्जन्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। ऐसे ही जीन्स के भी बहुत वर्जन्स होते हैं, जीन के भी बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जिसको एलील्स बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप जीन जो है, ब्लड ग्रुप का जो जीन है ना, बेसिकली ये पॉलीमॉर्फिक जीन इसलिए है क्योंकि इसके एलील 2 से ज़्यादा हैं। तो जब भी एक जीन के एलील पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा होते हैं, तभी उधर हम एक टर्म यूज़ करते हैं मल्टीपल एलील। सो ब्लड ग्रुप जीन के एलील तो 2 से ज़्यादा है, तभी इधर मैंने लिखा है मल्टीपल एलील। लेकिन याद रखें, ब्लड ग्रुप जीन के जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ना, ये एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं है। एक इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ब्लड ग्रुप जीन के मोर देन 2 एलील, ये बेसिकली पॉपुलेशन के अंदर है। हालांकि हर एक इंडिविजुअल के अंदर आपके पास किसी जीन के 2 एलील्स ही होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप जीन अगर पॉलीमॉर्फिक है और इसके 2 से ज्यादा एलील्स है, तो ये एक इंडिविजुअल के नहीं है। एक इंडिविजुअल के अंदर उसी ब्लड ग्रुप जीन के 2 एलील्स ही नजर आएंगे। मतलब टोटल 3 एलील्स है ना, तो ये 3 एलील पॉपुलेशन के अंदर है। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। लेकिन उस पॉपुलेशन से अगर मैं एक इंडिविजुअल लूं, तो एक इंडिविजुअल के अंदर उसी जीन के सिर्फ 2 एलील्स होंगे, लेकिन आउट ऑफ दीज 3 एलील्स। लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं पॉपुलेशन के अंदर ब्लड ग्रुप जीन के जो 3 एलील्स नजर आ रहे हैं, ये 3 एलील कौन कौन से हैं? नंबर 1 IA, कैपिटल IA एलील। सेकंड इज IB, कैपिटल IB एलील। और थर्ड एलील हमारे पास है स्मॉल I। याद रखिए, ये जहां पर मैंने A और B लिखा है ना, ये A और B बेसिकली हमेशा कैपिटल I के ऊपर लिखा जाएगा। कैपिटल IA, कैपिटल IB या स्मॉल I, ये जो 3 एलील्स है ना, ये 2 से चूंकि ज्यादा है, तभी हम इसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और ये तीनों की तीनों एलील्स बेसिकली ब्लड ग्रुप जीन के हैं, लेकिन पॉपुलेशन में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आप लोगों को इन तीनों एलील में से सिर्फ 2 एलील ही नजर आएंगे। सो पॉपुलेशन में 3 एलील्स हैं, लेकिन किसी भी पॉपुलेशन से अगर आप लोग इंडिविजुअल्स लें, इंडिविजुअल में से इन तीनों एलील में से सिर्फ 2 एलील्स होंगे। अब इन तीनों एलील को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी हमें मिल जाए। ये जो IA एलील है, IA एलील, तो I के ऊपर ये जो A है ना, इस A का मतलब ये है कि ये ऐसा एलील है, जीन का ऐसा फॉर्म है जो रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन A बनाता है। और ऑलरेडी आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा कि जिस इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन A बने, इसको हम ब्लड ग्रुप A कहेंगे। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप A होता है, उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन A होता है। ये जो IB एलील है ना, तो IB एलील इज द एंटीजन B प्रोड्यूसिंग एलील, क्योंकि ये एलील जो है, ये रेड ब्लड सेल के ऊपर बनाता है एंटीजन B। और जिस इंडिविजुअल या जिस शख्स के RBCs के सरफेस के ऊपर एंटीजन B होगा, उसका ब्लड ग्रुप फिनोटाइपिकली B आएगा। और स्मॉल I जो है, तो स्मॉल I के ऊपर न A है न B है, मतलब कि स्मॉल I के पास एंटीजन बनाने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। हम इसको नॉन एंटीजन प्रोड्यूसिंग एलील बोलते हैं। तो मतलब कि स्मॉल I जो है, ये रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन बनाता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन एंटीजन प्रोड्यूसिंग एलील। अब ये तीनों एलील जो है, देखते हैं कि हमने बेसिकली समझना ये है कि एक इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप्स होते हैं, तो हमने इन तीनों एलील से वो जीनोटाइप्स बनाने कैसे हैं। अब ये चीज़ आप जहन में याद रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ब्लड ग्रुप जो है वो बेसिकली 4 होते हैं, A B A B O, A B
ए बी और ओ, ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है, लेकिन हम इसको ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप्स बोलते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप 6 है, इधर मैंने लिखा भी है कि देयर आर टोटल 6 जीनोटाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। मैंने आप लोगों को बड़ा ही आसान वे में अंडरस्टैंड करवाना होगा कि ब्लड ग्रुप के हमने ये 6 जीनोटाइप्स कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए आप लोग ये 3 एलील इधर लिखे वंस अगेन सीक्वेंस में, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब ये जो तीनों एलील्स है इसको मैंने कैसे कंबाइन करना होगा और इसके कॉम्बिनेशन से मैंने ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप को प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है, सेल्फ प्लस अदर। सेल्फ मीन खुद, अदर मीन दूसरा। देखिए अब ये जो आई ए है ना, तो सेल्फ का मतलब ये है कि आई ए अपने जैसे आई ए एलील के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो इनसे बनेगा आई ए एलील, आई ए जीनोटाइप। सॉरी, तो पहला जीनोटाइप जो मेरे साथ बना है वो बना है आई ए। सो देखिए आई ए अपने जैसे एलील के साथ कंबाइन हुआ है। अगर आई बी भी अपने जैसे एलील के साथ कंबाइन हो जाए तो इनसे जो जीनोटाइप बनेगा वो होगा आई बी, ये भी हुआ। फिर स्मॉल आई अगर अपने जैसे एलील के साथ कंबाइन हो जाए तो स्मॉल आई। तो ट्रिक में पहले लिखा है सिर्फ कि अपने तीनों एलील को अपने जैसे एलील के साथ कंबाइन करना है, तो आपके पास 3 जीनोटाइप्स ऑलरेडी बन गए। अब अदर का मतलब यह है कि ये जो आई ए एलील है ये नीचे 2 डिफरेंट एलील के साथ आप लोगों ने कंबाइन कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आई ए को पहले हम कंबाइन करते हैं आई बी के साथ, तो इनसे बनेगा जीनोटाइप आई बी। अगर आई ए को हम कंबाइन करें स्मॉल आई के साथ तो हमारे पास जो नेक्स्ट 5th वाले जीनोटाइप बनेगा 5th नंबर पे, ये होगा आई ए स्मॉल आई। सो देखिए आई ए को हमने 2 डिफरेंट जीनोटाइप के साथ कंबाइन किया। अब ये जो आई बी है इसको हमने अदर जीनोटाइप के साथ बनाना है, हमने इसके साथ मिलाना है। लेकिन आई बी ऑलरेडी आई ए के साथ कंबाइन हुआ है यहां पर देखें, लिहाजा आई बी को दोबारा आई ए के साथ कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, आई बी एलील स्मॉल आई के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, तो आई बी एलील को जब हम स्मॉल आई के साथ कंबाइन करेंगे तो इनसे बनेगा आई बी स्मॉल आई। तो देखिए हमने टोटल 6 जीनोटाइप पूरे कर लिए। फर्स्ट जीनोटाइप, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन है, ये 4th नंबर पे, ये 5th नंबर और ये सबसे लास्ट 6th नंबर जीनोटाइप। सो टोटल इस ब्लड ग्रुप के हमारे पास 6 जीनोटाइप्स हो गए। नो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो जीनोटाइप्स है इसमें 2 एलील है ना, बिकॉज अपीयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीनोटाइप। और कोई भी एलील एक जीन के वर्जन्स होते हैं, तो इन दोनों एलील में आप लोग देखें ना ऊपर ए लिखा होता है। जिस एलील के ऊपर या जीन के ऊपर ए लिखा होता है इट मीन के उस इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए बनेगा, तो उसका फेनोटाइपिकली ब्लड ग्रुप हमारे पास ए आएगा। फिर आई बी दोनों एलील आई बी है और दोनों एलील के ऊपर बी है, मीन कि इस शख्स के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी बनेगा तो इसका ब्लड ग्रुप बी आएगा। अब यहाँ पे स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई दोनों एलील पे न ए है न बी है, मीन कि इस शख्स के आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो जब रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए भी नहीं होता है और एंटीजन बी भी नहीं होता है, सो दोनों एंटीजन्स की एब्सेंस की वजह से हम उस ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं ओ। अगर हम आई बी की बात करें तो ये जो जीनोटाइप है ना माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें एक एलील के ऊपर ए लिखा हुआ है, दूसरे एलील के ऊपर बी लिखा हुआ है। इट मीन कि दोनों एलील के पास दोनों एंटीजन्स है, ए भी है बी भी है, मीन कि ये जो एलील्स हैं ये रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए के साथ एंटीजन बी भी बनाएगा। ये जो आई ए एलील है तो ये एंटीजन ए, और ये जो आई बी एलील है ये इस शख्स के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी बनाएगा। तो जब भी एक इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों बने तो इस ब्लड ग्रुप को हम ए बी का नाम देंगे। फिर जो 5th नंबर जीनोटाइप है ना, कैपिटल आई ए स्मॉल आई। अब याद रखिए ये जो कैपिटल आई है तो बेसिकली जहां पे आप लोगों को जीनोटाइप में 2 एलील ऐसे नजर आए कि एक एलील हम कैपिटल अल्फाबेट से लेके लेटर से लेके, जबकि दूसरे एलील को हम जाहिर करें स्मॉल लेटर से। तो ये तो मेंडल का कॉन्सेप्ट रूल था कि कैपिटल एलील स्मॉल एलील पे डोमिनेट होता है। इट मीन के कैपिटल आई एलील स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो इट मीन के स्मॉल आई जो है वो तो यहाँ पे अपना करेक्टर मतलब कोई एंटीजन ए और बी इसकी वजह से रेड ब्लड सेल के ऊपर तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। लेकिन ये जो कैपिटल आई ए एलील है, तो अगर जीनोटाइप के अंदर एक भी ऐसा एलील आ जाए, याद रखें अगर जीनोटाइप में एक भी ऐसा एलील हो जिसके ऊपर ए या बी हो तो फिर भी एंटीजन बनेगा। तो चूंकि एक एलील तो हमारे पास ऐसा है ना जिसके ऊपर
ए है तो इट मीन इस शख्स के रेड ब्लड सेल के सरफेस पर भी एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप फिर भी हमारे पास ए आएगा। और लास्ट वाली जीनोटाइप भी कुछ इस तरह ही है कि आई बी स्मॉल आई, सो आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो ये जो आई बी एलील है कम से कम इसके पास तो ये एबिलिटी है ना कि ये रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन भी बनाए। स्मॉल आई अगर नॉन एंटीजन प्रोड्यूसिंग एलील है लेकिन फिर भी जीनोटाइप में एक एलील ए से आपके पास गिवन है जो मतलब रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन भी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो फिर भी आप लोगों का फिनोटाइपिकली ब्लड ग्रुप भी आएगा। इसका मतलब ये है कि टोटल 6 जीनोटाइप्स हैं लेकिन टोटल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप 4 हैं। ये एमसीक्यू के लिए नोट करें। फिर माय डियर स्टूडेंट अगर यहां पर देखिए इस सीक्वेंस में ए आप लोगों को 2 मिलेंगे, बी आप लोगों को 2 मिलेंगे, लेकिन ओ और ए भी आप लोगों को 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एमसीक्यू में आ जाए कि ब्लड ग्रुप ए के टोटल जीनोटाइप्स कितने हैं 2, ब्लड ग्रुप बी के टोटल जीनोटाइप्स कितने हैं वो भी 2 हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ का एक जीनोटाइप है वो यहां पे आप लोगों ने देख लिया। तो यहां पर हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप इस 6 जीनोटाइप से सिर्फ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप उठा लें। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप उसे हम बोलते हैं जिसमें दोनों एलील डिसिमिलर हो। जिस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हम उसको हेटेरोजाइगस जीनोटाइप का नाम देते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए कैपिटल आई ए होमोजाइगस जीनोटाइप है, आई बी होमोजाइगस है, स्मॉल आई होमोजाइगस है, लेकिन आई बी ये हेटेरोजाइगस है। और इधर मैंने लिखा भी है आई बी, तो आई बी अगर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है तो एमसीक्यू इधर ऐसे आएगा कि इस हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में कौन सा डोमिनेंस शो होगा। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी ओवर डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर डी को डोमिनेंस। तो याद रखें यहाँ पे जो डोमिनेंस रिलेशन शो होता है वो कंप्लीट डोमिनेंस है। उसका वजह यह है कि इस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील जो है वो एक साथ एक्सप्रेस होंगे, तभी हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो डोमिनेंस होगा ये को डोमिनेंस होगा। को का मतलब है कंबाइनली टुगेदर ये दोनों एलील जो है वो एक्सप्रेस होते हैं और इन दोनों एलील के एक्सप्रेशन की वजह से इसी इंसान के आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन प्रोड्यूस होंगे, तब इस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी आएगा। अगर हम ये वाला उठाए आई ए स्मॉल आई तो ये भी हेटेरोजाइगस है क्योंकि एक आई ए और स्मॉल आई तो मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि जब 2 एलील एक जीनोटाइप के अंदर डिफरेंटली होंगे तो वो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा। और इसी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में ठीक है ना आई ए स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि फंक्शन है एंटीजन बनाना, वो आई ए बना सकता है जबकि स्मॉल आई बना नहीं सकता। तो याद रखें ये शो करेगा कंप्लीट डोमिनेंस, ये शो करेगा कंप्लीट डोमिनेंस जिसमें आई ए एलील इज टोटली डोमिनेटेड ओवर स्मॉल आई। ऐसा ये भी है, ठीक है। आई बी स्मॉल आई ये भी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है और इसी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील डिफरेंट है। और यहाँ पर भी जो आई बी एलील है तो ये स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। तो जिस जीनोटाइप के अंदर एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट होता है तो उधर भी हम लिखेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने होमोजाइगस जीनोटाइप के अंदर जो पहले 3 जीनोटाइप्स होमोजाइगस है आपने इसमें कोई डोमिनेंस रिलेशन शो क्यों नहीं किया। तो अल्लाह के बंदो जब भी आप लोगों ने देखना है ना कि यहाँ पे कौन सा डोमिनेंस है, कंप्लीट इनकम्प्लीट वटेवर जो भी है, तो आप लोगों ने हमेशा देखना होगा हेटेरोजाइगस स्टेट में। इसको आपने हमेशा डिस्क्राइब करना होगा जब भी एक जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होता है जिसमें दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कुछ और एमसीक्यूज हमारे पास है। अगर ईटा में एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि ब्लड ग्रुप ए की जीनोटाइप कितना है तो याद रखिए ब्लड ग्रुप ए की जीनोटाइप 2 है, लेकिन दोनों जीनोटाइप में एक होमोजाइगस है आई ए और एक हेटेरोजाइगस है आई ए स्मॉल आई। अगर ईटा में एमसीक्यूज ये आए ना कि मतलब ब्लड ग्रुप ए के चलो 2 जीनोटाइप इधर मैं लिखता हूँ, लेकिन ब्लड ग्रुप बी के भी हमारे पास 2 जीनोटाइप्स हैं। ब्लड ग्रुप बी के 2 जीनोटाइप्स है लेकिन इसमें भी एक जीनोटाइप होमोजाइगस है आई बी, जबकि दूसरा जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है आई बी स्मॉल आई। अगर एमसीक्यू में ये आ जाए कि ब्लड ग्रुप ए बी के जीनोटाइप कितने हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी के जीनोटाइप जो है वो 1 है। ब्लड ग्रुप ए बी का एक ही जीनोटाइप है, लेकिन अगर फर्दर एमसीक्यूज ये आएगा कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है तो आप खुद देखें ना आई ए एंड आई बी ये जो जीनोटाइप है तो ये ब्लड ग्रुप ए बी का है और ये जो है ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है क्योंकि इसमें दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर ईटा में एमसीक्यू ये आएगा कि ब्लड ग्रुप ओ के कितने जीनोटाइप हैं, ब्लड ग्रुप ओ का भी एक ही जीनोटाइप है और वो होमोजाइगस है, वो हेटेरोजाइगस नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी का जो एक जीनोटाइप
है वो हेटेरोजाइगस है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ का एक जीनोटाइप वो भी होमोजाइगस है। ये आप लोग देख सकते हैं स्मॉल आई जो जीनोटाइप है ये ब्लड ग्रुप ओ का है और वो भी होमोजाइगस है, क्योंकि इनमें दोनों एलील्स आइडेंटिकल्स है। नाउ माय डियर, इस चीज़ को समझने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टेबल को हमने समझना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स कन्फ्यूजन्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से एमसीक्यू भी बहुत आ सकते हैं। लेकिन ऊपर मैंने एक नोट लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नोट ज़रा आप लोग प्लीज़ सुनिए कि ब्लड ग्रुप इज़ गिवन नेम ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल। ये जो हम किसी भी ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका बी है, आपका ए बी है, आपका ओ है, तो ये हम उस एंटीजेंस के बुनियाद पर देते हैं जो एंटीजेंस किसी भी इंसान के आरबीसी के सरफेस के ऊपर होते हैं जो रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा नो डाउट उसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए की वजह से तो उसका ब्लड ग्रुप ए है। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी होता है ना, बेसिकली उसकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी होता है, तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन बी की मौजूदगी की वजह से उस इंसान के ब्लड ग्रुप को हम बी का नाम देते हैं। जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा, तो उस इंसान के आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन की मौजूदगी की वजह से ब्लड ग्रुप को हम नाम ए बी देंगे। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है तो मैंने नन लिखा है क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो आप लोग देखें ना, जैसे एंटीजन वैसे ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, दोनों एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए बी, कोई भी एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप फिर ओ आएगा। लेकिन आपने ब्लड ग्रुप को सिर्फ एंटीजन से भी डिटरमाइन नहीं करना है, साथ एंटीबॉडीज को भी सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर भी आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझेंगे ना, उधर एक रिएक्शन का जिक्र आता है जिसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन जब भी आप लोग समझेंगे ना, तो उसके लिए आपने ब्लड ग्रुप के एंटीजन के साथ ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज को साथ कंपेयर करना होगा। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें तो एंटीजन ए है रेड ब्लड सेल में, लेकिन उस शख्स में जो ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज होंगे वो एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे। और याद रखिए ये जो एंटीबॉडीज होंगे ना, ये बेसिकली मौजूद होंगे ब्लड प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में होंगे फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, और जो एंटीजन्स होते हैं ना ये रेड ब्लड सेल के सरफेस पर पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगा, एंटी बी एंटीबॉडी है जिसको हम एंटीबॉडी बी भी बोलते हैं। अभी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर एंटीजन इधर ए है तो इधर तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए, इधर एंटी बी एंटीबॉडी क्यों है? तो याद रखिए अल्लाह के बंदो, अगर एंटीजन ए के साथ एंटी ए एंटीबॉडी होता तो एंटी ए एंटीबॉडी फिर एंटीजन ए के ऊपर अटैक करता, फिर एंटी ए एंटीबॉडी और एंटीजन ए आपस में रिएक्शन करते, और इसी को तो एग्लूटिनेशन कहते हैं। और एग्लूटिनेशन के बाद हमारे रेड ब्लड सेल का खैर नहीं है, हमारे रेड ब्लड सेल फिर हमारी इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस है वो ही आकर वो रेड ब्लड सेल हमारे कहा जाते हैं, जिस रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यही रेड ब्लड सेल जब खत्म हो जाते हैं तो बस इंसान तो खत्म हुआ। तो कैसे, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देता हूं कि जहां पर एंटीजन ए हो वहां पर एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर होगा तो फिर क्या होगा? तो यहां पर देखें, ये एक रेड ब्लड सेल है और इसी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे आपको एंटीजन ए नजर आ रहा है। लेट्स सपोज एक एंटीबॉडी आई है और ये एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी है, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी को एंटी ए एंटीबॉडी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन ए के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ उस एंटीजन का अपने करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, जिस शख्स के अंदर एंटीजन ए है उसमें एंटी बी एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंटीबॉडी तो नहीं है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बहुत खराब किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर बिलफर्ज एंटी ए एंटीबॉडी अपने करस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखिए क्या होगा, इस रिएक्शन को एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस एग्लूटिनेशन रिएक्शन का नुकसान ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो आपको ब्लू डॉट से जो एंटीजन नज़र आ रहे हैं, इसी एंटीजन के साथ अपने करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जब रिएक्ट करती है ना, तो ये रेड ब्लड सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिस की तरह स्टेक हो जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती हैं। और ये सारे रेड ब्लड सेल जब एग्रीगेट हो जाते हैं, क्लस्टर की शक्ल में आ जाते हैं, तो हम इसको क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं।
तो ये सारे के सारे रेड ब्लड सेल क्लम्प तब होंगे जब रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन के साथ अपनी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। तो क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल के बाद क्या होगा, एक वाइट ब्लड सेल आएगा जिसको मैक्रोफेज कहते हैं या न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि ये फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये इंजेक्शन में आसानी से अपना रोल प्ले कर सकता है। ऐसे वाइट ब्लड सेल आएंगे और ये सारे रेड ब्लड सेल को इंजेस्ट करेंगे, और चूंकि इसके अंदर तो बड़े पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये मैक्रोफेज वाइट ब्लड सेल उसी डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से इंजेस्टिंग क्लम्पिंग रेड ब्लड सेल को डाइजेस्ट करेंगे। तो ग्रेजुअली हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन में डाउनफॉल आएगा, और इसको हम एनीमिया बोलते हैं, लो अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। लेकिन इसी एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बाद जो एनीमिया को हम फेस करेंगे, इसको हेमोलाइटिक एनीमिया का हम नाम देंगे, ये भी अक्सर एमसीक्यू में आता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में अगर एंटीजन ए रखा है तो उसके साथ वो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं है जो एंटी ए एंटीबॉडी है, तो वो होगा एंटी बी एंटीबॉडी। तो एंटी बी एंटीबॉडी कहता है कि मैं ऐसा एंटीबॉडी हूं कि मैं एंटीजन बी के ऊपर अटैक करूंगा, एंटीजन बी के साथ रिएक्ट करूंगा। लेकिन एंटी बी एंटीबॉडी को रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी नहीं मिलेगा, एंटीजन ए मिलेगा। तो यहां पे कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, और जब कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा तो हम इस एनीमिया से बचेंगे, हमें कोई डेथ नहीं हो सकती है। ऐसे भी आप लोग देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो ऑलरेडी बी होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में उस एंटीजन का करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि वो एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी है। तो एंटी ए एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा एंटीजन ए के साथ, लेकिन उसको रेड ब्लड सेल पे मिलेगा एंटीजन बी। तो एंटी ए एंटीबॉडी और एंटीजन बी के दरमियान भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, और हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन और हेमोलाइटिक एनीमिया से महफूज रहेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी के रेड ब्लड सेल में तो दोनों एंटीजन आप लोगों को नजर आएंगे, लेकिन अगर एंटीजन दोनों हैं फिर तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर इधर एक भी एंटीबॉडी होगा तो उसके लिए दोनों एंटीजेंस अवेलेबल हैं, फिर तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता। लिहाजा ब्लड ग्रुप ए बी वाले शख्स के आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजेंस होंगे, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, न एंटीबॉडी ए न एंटीबॉडी बी। और ब्लड ग्रुप ओ वाले जो पर्सन है उसके रेड ब्लड सेल पे तो कोई एंटीजन नहीं है, लिहाजा उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज है। अगर दोनों एंटीबॉडीज है कोई बात नहीं, उधर तो कोई एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन नहीं है तो फिर दोनों एंटीबॉडीज हो, एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज रखे हैं वो कुछ इसी पैटर्न के साथ हमारी बॉडी में रखे हैं कि हमारी बॉडी में एग्लूटिनेशन रिएक्शंस ना हो, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी ना हो, इम्यून सिस्टम का कोई एबनॉर्मल अटैक ना आए, और हमें हीमोलाइटिक एनीमिया और बाद में हमें डेथ का सामना ना हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक माशाल्लाह एक पैटर्न अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। एक एमसीक्यू आएगा अक्सर, ये जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स है इसको हम एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं, ये बात आप जहन में याद रखिए। इसको आप लोगों ने याद ऐसे करना है, एंटीजन में भी जिन आता है और यहाँ पर भी जिन है एग्लूटिनोजन, और हम इसको एग्लूटिनोजन का नाम हम इसलिए देते हैं कि इसी एंटीजन की वजह से फिर एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, और ये जो एंटीजन है ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, तभी हम इसको एग्लूटिनोजन्स कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज है ना, इसका सेकंड नाम है एग्लूटिनिन, 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 एग्लूटिनिन। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के दो और नेम्स है, ये आप लोग एमसीक्यू में याद रखें। फिर जी ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या आप लोगों ने मेडिकल साइंस में पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी के बेसिकली 5 अक़साम होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD वगैरह वगैरह। तो सर ये किस टाइप के एंटीबॉडीज़ है? तो याद रखिए ये जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीबॉडीज़ है ना, या ये IgG होते हैं या ये IgM होते हैं। ये आप लोग MCQs के लिए भी अपने साथ नोट कीजिएगा। सो माय डियर, ये जो आज का लेक्चर था ना, ये बेसिकली पार्ट फर्स्ट था, ये पहला राउंड था। अभी इसमें हमने और भी बहुत ज़्यादा काम और भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स और भी बहुत ज़्यादा MCQs हमने सीखने हैं। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस करें। और कोई भी आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।